चलो भाई शुरू करें। बहुत आराम से शुरुआत करते हैं ना। और एक जैसे हमारा इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ था वैसे भी स्लोली स्लोली स्टार्ट करो और हर कॉन्सेप्ट को ओके करते हुए चलो। थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका ये फिजिक्स में भी है ना, पर ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत डिफरेंट है सब कुछ नहीं डिफरेंट है पर है। इसको मैच कराने पे आ जाओगे तो अलग ही लेवल है, उस फिजिक्स का तो अलग लेवल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं है ना। और बाकी ये पूरी एक तरह से अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, ये चैप्टर नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट समझो उसको। जैसे अपने पास जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं, बीटेक में जब जाते हैं तो उनको ये पूरी बुक ही मिलती है थर्मोडायनामिक, पढ़ते रहो। तो इंजीनियरिंग करते हैं अच्छी खासी, अपने नीट वालों पे उतना नहीं है, नीट वालों तो पढ़ के काम चला लेना है, ठीक है। तो अच्छा खासा है ये थर्मोडायनेमिक, पर अपने को क्या करना है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जितना है उतना पढ़ लेना है, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक का सीधा सा मतलब है, बचपन से सीखते आए होगे, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, है ना। हीट एक तरीके की एनर्जी होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी, एनर्जी भी बोल सकते हो हिसाब से ना, हीट एनर्जी। और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, ठीक है, मोशन ये बोल सकते हो चेंज। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हीट का मोशन, हीट का चेंज, एनर्जी मोशन, एनर्जी का चेंज, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ देखोगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का चेंज, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में एनर्जी को बड़े अलग अलग ढंग से दिखाया गया, बड़े स्टाइलिश ढंग से इसका नाम रखा गया है, नया नया। एनर्जी को नाम दिया गया है क्या, इंथैल्पी, ठीक। एनर्जी को नाम दिया गया है एंट्रोपी, एनर्जी को नाम दिया गया है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। यहीं आएगा अपना एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट होंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। तो ऐसे है, इसमें अलग अलग टाइप हो जाएंगे एनर्जी के ही, इन्हीं के डिफरेंट फॉर्म, मतलब है एनर्जी एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्मोडायनामिक का। तो इसका अब हिसाब से देखा जाएगा तो इसकी डिफिनीशन क्या कहलाएगी, इसकी डिफिनीशन में हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, कि एक तरह से क्या है, ब्रांच ऑफ, क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस ही है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हो, फिजिक्स भी बोल सकते हो, तो साइंस ही रखो, है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस जो हमें क्या पढ़ाती है, विच डील्स विद क्या है, बोल सकते हो हीट मोशन और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज, बस, ठीक। आगे आ जाओ। अच्छा, आवाज़ के लिए वहाँ पे हैं, सुभान, ठीक है साहब। आराम से नोट्स बनाओ बढ़िया। इस चैप्टर में टर्म्स हैं बस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स माना जाता है चैप्टर क्योंकि अच्छी खासी मैथ, यहाँ ग्राफ वगैरह, ठीक है, एंटी लॉग वगैरह ठीक ठाक आएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक में आता है थर्मोडायनेमिक। पर जितनी कहानी तुमने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में दुनिया भर का पढ़ा है, उतना ज़्यादा यहाँ परेशान नहीं करेगा। बस एनर्जी के टर्म्स हैं,
वही अलग अलग फॉर्म में आते रहेंगे। नोट कर लिया? बाकी इक्विलिब्रियम अपना लगाते रहो साइड में, ठीक है। जिसको कोई डाउट हो अपना आके इधर साइड में पूछते रहो। इक्विलिब्रियम के PYQs, चैप्टर असेसमेंट जो भी आपके हैं सब धीरे धीरे टॉपिक वाइज कर लो, है नहीं? है बीटेक लिख दिया तुम्हारे लिए, हमने कहा मैथ वाले बच्चे हैं अपने, ये लिख दिया बीटेक की। जो थर्मोडायनेमिक है बीटेक में अच्छा खासा थर्मोडायनेमिक पूरा चैप्टर है, वो पूरी बुक है, तो यहाँ चैप्टर के तौर पे पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जल्दी देखो फटाफट फटाफट। नोट्स पहले से बना है, किसका है ये? अच्छा पहले से पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक चीज़ मैं और बताऊँ आप लोगों को, लेकिन इतना टाइम कहाँ मिलता है, तो आप लोगों को 3 सब्जेक्ट तो है, एक तो टाइम नहीं मिलता ना। बात यह है ना कि जैसे यूट्यूब्स वगैरह पे बहुत सारे कंटेंट पढ़े हैं बेहतरीन, उसका 1 शॉट देखा करो, 1 शॉट। हाँ 1 शॉट मतलब जैसे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये होगा ना कि फिर यहाँ आओगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है। ऐसे पता है क्या होता है, ऐसा है हाँ ठीक है, थर्मोडायनेमिक हीट, ये चेंज इन एनर्जी, ठीक। तो ऐसे क्या करते हो कि जो पिक्चर चल रही होती है वो पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाता। माइंड का क्या है ना, माइंड का एक बड़ा सिस्टम बड़ा गड़बड़ है कि माइंड बेसिकली क्या करता है, वो 2 तरह से काम करता है। और लिख लिया ना सबने? हाँ, तो माइंड का यही सिस्टम है ना कि ये जो है, इसको अगर तुम पढ़ाते हो कोई चीज़, जैसे लिखी हुई कोई चीज़, रिटर्न चीज़, तो ये जल्दी समझ नहीं पाता। रिटर्न चीज़ें इसको समझ नहीं आती जल्दी, 2-3 बार बोलो रिटर्न, पकड़ नहीं पाएगा। रिवीजन कराओगे बार बार, तब उसको धीरे धीरे ये बात माइंड में पहुँचेगी, सबकॉन्शियस वाले तभी समझेगा। और वहीं इसको थोड़ा सा पिक्चर दिखाओ, पिक्चर मतलब यहाँ भी तो रिटर्न वाला ही पढ़ना है, तो वीडियो में भी देखोगे, बट ये होगा रिपीट होगी ना, वो रिवाइज होगी, तो वो फिर याद हो जाता है, फिर हमेशा के लिए याद हो जाता है। क्या चीज़? हाँ उधर मैं आराम से बैठ जाएगा पूरा लेक्चर देख, तो फिर इससे मेरा फ़ायदा होगा ना, एक दिन का मैं ऑफ ले लूँ, तुम लोग बैठ के देख लिया करो आराम से, मैं यहाँ क्या करूँगा आके, फिर से वीडियो वापस करेंगे। एक यहाँ खड़ा हो जाओ ऑपरेटर, हाँ लेफ्ट राइट, ठीक है, समझ गए सब लोग, ठीक, आगे बढ़ाएं, हाँ ठीक, नहीं समझा, अच्छा पीछे लें, ठीक, चलो बुला। हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग, किस पॉइंट पे? हाँ हीट एक्सचेंज की बात हो रही थी, ठीक। तो यहाँ है क्या है कि थर्मोडायनेमिक में कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, तो वो थोड़े टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक टर्म्स, क्या लिख दिया मैंने भैया, डायना, टर्म। तो ये टर्म क्या है, पहले इसको समझ लो, उसके बाद इसके बारे में लिख लो। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसी बात की जाती है, जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें 2-3 टर्म है, जैसे पूरा मान लो एक अपना काम करने का कोई भी वो एरिया हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, ठीक है। इसके अंदर का जो पूरा एरिया है, ये पूरा ही पार्ट, ये क्या है, ये सब सराउंडिंग, ठीक है। और जहाँ पे काम चल रहा है वो क्या है, सिस्टम। तो बोले इन 3 चीज़ों को समझना है कि ये अलग अलग ये टर्म्स क्या हैं। ये किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, कैसा भी हो। मान लो बाइक चला रहे हो, वो बाइक चला रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, हाँ गाड़ी पे है, स्पीड पे है, ठीक है, रोड पे है, तो वो तुम्हारा एकदम सिस्टम है, सिस्टम चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम लगातार चल रहा है, वही सिस्टम है, लेकिन उसके आसपास का जो इलाका होगा वो सब क्या होगा, सराउंडिंग होगा, ठीक। तो अगर यहाँ देखा जाए एक हिसाब से, तो जो यूनिवर्स बन रहा है, यूनिवर्स,
वो किससे किससे मिलके बन रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिला के। अब यहाँ पे जैसे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, सपोज दैट मान लो कि एग्जांपल क्या ले लें, घर के अंदर चाय बना रहे हो सपोज दैट, ठीक है। तो चाय बना रहे हो, तो चाय बनाते समय हमारा ध्यान किस पे है? चाय पे। चाय उबल रही है, इतनी एनर्जी है वो, तो वो सिस्टम है पूरा। तुम और जो चाय बना रहे हो उसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हो वो सिस्टम है आपका, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। मतलब ये जो पार्ट होता है, पार्ट इन्वॉल्व इन, क्या बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन या फिर प्रोसेस या फिर इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, कोई भी टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे जो काम चल रहा है हमारा, जो पूरा फोकस जिस चीज़ पे है, ठीक है, वो क्या होता है? एक सिस्टम। सबका अपना अपना सिस्टम है। सिस्टम वाला गाना भी आया था बीच में, अभी वो चल रहा था, है ठीक। उसके बाद सिस्टम को छोड़ दो तो उसके आसपास का जो एरिया है क्या होगा? हाँ, सराउंडिंग होगा। अपार्ट फ्रॉम सिस्टम, वो आपका सराउंडिंग होगा। और अगर दोनों मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा? इनवर्स, ठीक है। तो पूरा इलाका। तो ये 3 टर्म पहले आएंगे, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर इसको डिफाइन किया जाए। हाँ, क्या चीज़? अरे भाई पागल मत हो, आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, छोटा छोटा डिफिनेशन बना के लिख लो ऐसे साइड में, ठीक है। तो सिस्टम लिख लोगे क्या? वही, पार्ट इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन और आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। देख लो, चाहे हम लिखे दे रहे हैं, देख लो। बस थोड़ा सा दिमाग में बसा होना चाहिए, हाँ ये चीज़ होता है, पता होना चाहिए कि हाँ भाई जहाँ प्रोसेस चल रहा है वो सिस्टम है, उसके बगल वाला जो एरिया है वो सराउंडिंग है, दोनों मिला दो तो इन्वर्स अपना। इन्वर्स की कोई खास बात होने वाली नहीं, जो बात होगी सिस्टम और सराउंडिंग की होने वाली है, ठीक। ये सब बेसिक डिफरेंस तो 11th क्लास में पढ़े हुए हो, लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ तीसरा अपना लिखोगे इन्वर्स, जो कि होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक। यहाँ से फार्मूला बन गया अपना, है ना। अब अगर मान लो मैं यहाँ से सिस्टम निकालना है तो सराउंडिंग को क्या कर दोगे? इन्वर्स से माइनस, या फिर क्या चाहिए मैं? सराउंडिंग, तो सिस्टम को माइनस कर दोगे, मैथ लगाओगे थोड़ा सा, ठीक। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ लेके चलो, है ना। एडवांस तो पहुंचना ही पहुंचना है, धीरे धीरे पहुंच जाओगे, फिर कहानी स्टार्ट होगी। तो वही है, शुरुआत से जब शुरू हो तो ये छोटी छोटी बात जो आती है, हाँ सिस्टम ये है, सराउंडिंग है, समझ गए, इतनी सारी चीज़ें, वो शुरू से बसाना स्टार्ट कर दो, ठीक। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना आगे, तो वो तुम्हारे लिए फिर स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। देख लो भैया, जल्दी लिखो, हो गया।
देख रहे हैं भाई कुछ लोग। क्या हुआ? कोई नए? अरे भाई अपने बारे में बताओ, कुछ हाल चाल बताओ, क्या हाल चाल है, कैसे ज़िंदगी चल रही? खड़े हो जाओ, नाम बताओ थोड़ा। भैया रुक जाओ, नाम आने दो यहाँ तक। हाँ ठीक है, अच्छी बात। नाम नहीं आया भाई, कंफर्म करो आगे वाले। एहतसाम। एहतसाम क्या पहली बार नाम एक बार बोल लिया मैंने? बैठो। एहतशाम। एहतशाम या एहतसाम? शाम। शाम वाली शाम ना, एहतशाम। ले लिया भाई। अच्छा, इसमें कैसे डिसाइड करते हो कि ये छोटा वाला सा है, ये वाला सा है, बड़ा सा? ये कौन सा है? ये सही है? सही से लिखा हुआ है? कौन सा बीच में चाहिए, कौन सही से लिखा है? ऐसे एक बार एक स्कूल में ऐसे इन्वेस्टिगेशन हुआ स्कूल में। गांव में जो स्कूल चलते हैं वो तो सरकारी वाले, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ। कोई आया सरकारी ऑफिसर, उसने सारे बच्चों, सब जितने भी 12 तक थे बच्चे, सबसे बोल दिया वो जो अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला वो लिख के दिखाओ। सब ने यही गलती कर रखी थी। किसी का अरेंजमेंट सही नहीं था यहाँ पे, कौन सा शाह कहाँ आता है। फिर उसने जो है बुलाया मास्टर साहब को, ये पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को ये नहीं पता कौन सा सा कहाँ है, मतलब रट्टा मार के बैठा हुआ है। सा ठीक है, बस लिख दो कुछ भी। ठीक है भैया। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। तो अपने पास क्या हो गया? सिस्टम। जैसे अभी हम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है? सिस्टम। ठीक है, आप भी पढ़ रहे हो तो ये आप भी सिस्टम का हिस्सा हो। उसके बाद इस आसपास की कोचिंग है, पूरा एरिया है, लखनऊ है पूरा, ये सब क्या है? सराउंडिंग है। अब हम लोग मिक्स हो जाएं तो क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया। अब ऐसे बहुत सारे सिस्टम चल रहे होंगे। हो सकता है भाई कहीं पूड़ी छन रही हो, आदमी पूड़ी छान रहा हो, वो अपने सिस्टम में हो। ठीक है, अब आसपास अगर कस्टमर इन्वॉल्व है उसमें, देख रहे हैं अच्छा बढ़िया बन रहा है, तो वो भी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर बगल अगर कोई और आ जा रहा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं जिनको कोई सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। सिस्टम से कुछ ना कुछ सराउंडिंग को इफेक्ट पड़ता है, इस बात को नोट कर लो कहीं पॉइंट से। हैं क्यों नहीं भाई? बाइक आदमी चला जा रहा है गाड़ी से, पता पूरी छनी अच्छी खुशबू है, उतना इन्वॉल्व नहीं है। कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा भाई, ये तो टच में होगा कि हाँ भाई सब इधर नीट की कोचिंग चल रही, सब डॉक्टर लोग पढ़ रहे होंगे अंदर, डॉक्टर बनने वाले पढ़ रहे होंगे अंदर, इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, वो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा सराउंडिंग पे, पक्का। ठीक, फिलहाल तो अपने देख लिया कि अपने पास ये हो गया एक यूनिवर्स, ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सराउंडिंग। ठीक 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 ठीक, ये है यूनिवर्स, ये है सराउंडिंग, ये है अपना सिस्टम। अब देखो यहाँ पे जो सिस्टम है, कौन सा कलर दिखेगा? ये दिखेगा ना, यहाँ पे एक बाउंड्री दिख रही है, दिस इज बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या कर रही है? इस सिस्टम को और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग कर रही है। ठीक, जैसे देखो ये बाउंड्री है, इससे पता चल रहा है कि इधर वाला एरिया सिस्टम है, इधर वाला एरिया सराउंडिंग है, तो बीच में जो बाउंड्री होती है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, पूरी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग जो ये बिल्डिंग दिख रही है, इस पार क्या है? सराउंडिंग है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं। बीच में जो सेपरेशन है, दीवार, वॉल, उसी को बोलते हैं बाउंड्री, इसीलिए इसका दो नाम है। तो जो बाउंड्री अपने पास है, बाउंड्री भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? वॉल भी बोलते हैं, इसका दो नाम, बॉर्डर है ना। तो ये जो अपने पास क्या है? बाउंड्री, या फिर बोल सकते हो वॉल। तो क्या होगा? एनीथिंग दैट सेपरेट
system from surrounding is called wall और बाउंड्री। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिस्टम सेपरेट को, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर दे, वो बाउंड्री कहलाएगी, वॉल कहलाएगी। देख लिया? अच्छा, आप लोगों में से मुझे एक चीज़ ये बताएं कि उर्दू की बिल्कुल परफेक्शन के साथ नॉलेज किसको है? बेहतरीन, हाँ, उर्दू एकदम मस्त। मुझे ज़रूरत है एक्चुअली कुछ उर्दू, नहीं क्लासेस नहीं, अब सीखना तो बड़ा मुश्किल है, लंबा टाइम जाएगा। सीख सकते हैं, इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। नहीं, मुझे एक ऐसा स्कॉलर बंदा चाहिए उर्दू को जो बिल्कुल अच्छे से फील के साथ शब्दों को, जो जो शब्द हैं उसके शब्दों का चयन चाहिए मुझे, बेहतरीन, हमारी राइटिंग में काम आए। देख लिया? अब देखो ये जो बाउंड्री है, ठीक है, जो सेपरेट कर रही है सिस्टम को सराउंडिंग से, इसमें सेपरेशन का मतलब क्या है? ये जो बाउंड्री होगी, इनके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो चीज़ का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ लेन देन, मास एंड एनर्जी। ये दो टर्म आपको देखना है। इन्हीं दो टर्म का आपस में एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है? बाउंड्री के थ्रू। बाउंड्री अगर ऐसी है कि एक्सचेंज हो सकता है तो भाई लेन देन हो जाएगा। अब इधर से थोड़ी हाथ हम उस बाहर निकाल देंगे, ये तो रिजिड है, हैं? हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। पानी को ले जाओ, आज 1 लीटर पानी डालना और उसका ढक्कन खोल देना, गर्म करते रहना, पानी गायब हो जाएगा। तो पानी में मास है, उड़ जाएगा। तो बेसिकली ये है कि अगर बाउंड्री ठीक ठाक है, रिजिड है मतलब, तो उस केस में हम हो सकता है कि एनर्जी और मास को एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर रिजिड नहीं है तो हो सकता है कि आप जो है मास को चेंज ना कर सको, एनर्जी चेंज हो जाए। या हो सकता है ऐसी बाउंड्री आपने बना रखी है कि मास भी उड़ जाए, एनर्जी भी निकल जाए। तो ये 3 तरह के अपने केसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि किस क्या होता है, इसको लिख लो, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी occurs through बाउंड्री। ठीक, और बाउंड्री जो है ये किस तरह की हो सकती है? ऐसी भी हो सकती है कि जो हम देख सकें, मजबूत, रिजिड, या ऐसी भी हो सकती है कि हमें दिखे ही ना। ठीक है, जैसे मान लो रास्ते में मस्त गाना सुनते हुए जा रहे हो, अब उस समय जो है आपके पास जो बाउंड्री है वो कैसी है? किसी को दिख नहीं सकती, इमेजिनरी है कि हाँ भाई सोच सकता है ऐसे होगा, ये हो। ठीक है, हो सकता है अगर वो गाना लगा सुन रहा हो, मस्त हो, ठीक है, डांस करने लगे तो तुम भी थोड़ा बहुत कर लोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे कौन सा गाना सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्री कैन बी 2 टाइप, एक हो सकती है रिजिड और एक हो सकती है हाइपोथेटिकल, या बोल सकते हो इमेजिनरी। हाँ भैया, हाँ इमेजिनरी। इसको रिजिड ना करके रिजिड को अलग कैटेगराइज करने का, सो रियल हाइपोथेटिकल। सोचा समझा गया, बेचारा गया। समझ रहे हैं, ये वाला गाना चल रहा होगा शायद, ऐसा कुछ। हाँ, देख ले भाई। तो इन्वर्स हुआ, सिस्टम हुआ,
सराउंडिंग हुआ और उसको सेपरेट करने के लिए बीच में एक वॉल आई जो हो गई बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, अब इस बाउंड्री के बारे में पढ़ लेते हैं। लिख लिया सबने? लो, लिखा कैसे ये? इसको रिजिड रियल लिख लो, रिजिड मत लिखो, चाहे लिख लो पर रियल लिख लो कि हाँ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो रिजिड में ही आती है। लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा ना। चलो भाई, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके रोज नहाते। तो बाउंड्री टाइप्स ऑफ बाउंड्री जो अपने पास आएगी वो बेसिकली एक होगी रिजिड, है ना, जो सॉलिड होगी। एक होगी जो कि होगी क्या, नॉन रिजिड, जो सॉलिड नहीं होगी। एक होगी एडियाबेटिक और एक और होती है, कौन सी? डायाबेटिक। डायाबेटिक होती है, डायाथर्मिक होती है, सॉरी डायाथर्मिक वॉल। सबके आगे वॉल लगा लो, चाहे वॉल लगा लो चाहे बाउंड्री लगा लो, 4 टाइप की, ठीक है। अब रिजिड जो होगी बहुत ही रिजिड होगी, जैसे अपने वॉल हो गई। नॉन रिजिड होगी जो मूवेबल है, ठीक है, इसको मोबाइल में रखा जाता है कि थोड़ा घूम टहल सकता है, ठीक। जैसे अपने सेल, जैसे ये मान लो स्किन है, ये थोड़ी सी इसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं भाई। मान लो मेरे को अंदर बॉडी का जो अंदर का जो पार्ट है वो सब सिस्टम है, तो ये वॉल हो गई बाहर का एरिया। अब मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो हमें क्या महसूस होती है, गर्मी। मीन्स उसने क्या किया, बाहर की एनर्जी को इसके बाउंड्री के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया। ज़्यादा ठंडी होगी तो ठंडी होगी, फिर बॉडी अंदर के हीट बाहर ट्रांसफ़र कर देती है, तो वो कौन सी में आती है, नॉन रिजिड। यहाँ तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ तो मस्त कमरे में आ गए, लॉक कर दिया हर तरफ से, बस ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ सही लग रहा है। टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो, है ना। अब वो अलग बात है भाई साहब कि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, चाहे जिस कमरे में चले जाओ गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। भाई ऐसा कमरा बना लो एक जहाँ पे ट्रांसफ़र ना हो, रूम टेम्परेचर जितना होगा उतना ही रहेगा। 25 सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है तो वहाँ का टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहेगा। ऐसा बना लो, मिट्टी वाला घड़े का घर है। अच्छा भैया, ये एडियाबेटिक, ठीक। यहाँ पे कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती, नॉन ट्रांसफरेबल। क्या क्या होता है, मास एंड एनर्जी, ठीक। यहाँ ट्रांसफरेबल है, ठीक है, यहाँ ट्रांसफरेबल, ठीक। तो 4 टाइप की बाउंड्रीज लिखो। ठीक है, सबसे मस्त वाला जो अपना यहाँ वाला रहेगा वो एडियाबेटिक ही और डायाथर्मिक ही चलेगा। एडियाबेटिक ज़्यादा फेमस है। ठीक है भाई, बढ़िया मस्त नोट्स बनाओ एक एक चीज़ का ना, सिस्टम से लिख करके। सिस्टम है तो सिस्टम से बनाओ, सिस्टम पढ़ रहे हो तो। हो गया भाई। तो अभी तक हमने देख लिया अपने पास जो भी ये पूरा यूनिवर्स था उसमें क्या क्या था। यहाँ से हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, कितनी चीज़ दिख रही है साफ साफ। यूनिवर्स दिख रहा, सराउंडिंग दिख रहा, सिस्टम दिख रहा, और ये क्या दिख रही,
सारी चीज़ दिख गई, सब कुछ पता भी चल गया क्या क्या होता है। बाउंड्री का काम क्या है? मास और एनर्जी का एक्सचेंज। किससे? सराउंडिंग से। सराउंडिंग अपनी मास और एनर्जी दे सकता है किसको? सिस्टम को। या सिस्टम मास एनर्जी दे सकता है किसको? किसके थ्रू? बाउंड्री के थ्रू। बाउंड्री जैसी होगी उस हिसाब से होगा। ठीक हो गया ये क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब लिखेंगे हम लोग सिस्टम को स्टडी करेंगे इधर 1 बाय 1। तो लिखोगे सिस्टम। सिस्टम की डेफिनेशन आ चुकी है, जहाँ पे कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो सिस्टम के पहले टाइप देख लेते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है बड़ा फेमस, दैट इज ओपन सिस्टम। सिस्टम ओपन। ठीक भाई, जैसे मान लो बाहर वो क्या नाम वाली रिचार्ज वाली दुकान लगी होती है ना, वो रिचार्ज नहीं, वो सिम वाली, छतरी लगा करके बैठे हो तो उनका सिस्टम ओपन है। कोई भी हाँ भैया ये वो है ना, चलते चलते देख ले। ओपन सिस्टम का ये समझ लो ऐसे, जैसे मान लो अपने पास कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई भी चीज़ रखी है और इसको हीट किया जाएगा। ठीक है, ये ओपन है। इस केस में क्या होगा, धीरे धीरे जो भी यहाँ पे आपने लिया हुआ है इसका कुछ मास होगा और कुछ एनर्जी होगी। ये दोनों ही चीज़ धीरे धीरे क्या हो जाए, दोनों ही चीज़ निकल जाए। ठीक, दोनों चीज़ एक्सचेंज हो जाए, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो लिखोगे अ सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी both can exchange between system and surrounding। अब जैसे अपने पास यहाँ पे ये पूरा सिस्टम है, अंदर जो है क्या है, सिस्टम, और बाहर निकल के जा रहा है वो क्या है, एरिया, सराउंडिंग। ठीक, और ये पूरा हमारा एक हिसाब से एक इनवर्स ठीक है। यहाँ तक नोट करो इसको। देख लिया? इसमें बाउंड्री नहीं है, यह है भी तो एक इमेजिनरी बाउंड्री है, पर वो कैसी है, एक्सचेंज कर रही दोनों, मतलब रिजिड नहीं है, डायाथर्मिक समझ लो, पूरी तरह से सब एक्सचेंज, डायाथर्मिक बोल सकते हैं इसमें। कैसी है बाउंड्री? हाँ, जिसमें एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, तो वो डायाथर्मिक। जिसमें एक्सचेंज ना हो वो एडियाबेटिक, जिसमें बिल्कुल ही एक्सचेंज ना हो रिजिड। ठीक है, सो रही क्या ये, और नींद पूरी नहीं है क्या कर पे? ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्पीड तेज करें क्या हम? सोच रहे हैं स्लो स्लो पढ़ाएं, काहे तेज करें? सिस्टम नंबर 2 है क्या चीज़? हाँ, और तेज, अच्छा आवाज़ तेज कर दें, स्पीड ठीक है ना? वही का तो सो नहीं। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम क्या होता है कि जिसमें केवल एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, मास नहीं। ठीक, जैसे मान लो अपने पास एक थर्मस आता है, थर्मस, पर थर्मस वैसा वाला थर्मस नहीं, थर्मस और भी आता है कि भैया उसमें चाय रख दो तो शाम तक गर्म ही रहता है। ठीक है, इसको क्लोज बेजल बोल सकते हो। क्लोज बेजल एक ऐसा बर्तन है कि जो बंद है, सिर्फ पूरी तरह से पैक्ड नहीं है, और इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। चलो चाय मान लेते हैं, चाय। ठीक, तो क्या होगा कि चाय जितना रखा है चाय तो उतना ही रहेगा, इसका मास क्या रहेगा, फिक्स्ड, मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चाय धीरे धीरे गर्म से क्या हो जाएगी,
तो इसमें क्या एक्सचेंज हुआ, एनर्जी, हीट एनर्जी इसमें एक्सचेंज हो गई। तो इस तरह का सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो लिखोगे अ सिस्टम in which mass system and surrounding। यहाँ पे मास एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। लिख लिया? तो लिख सकता हूँ टीन क्लोज वेजल, एग्जाम्पल हो गया एक। देखो फिर अगला है लास्ट टाइप का सिस्टम, कौन सा, आइसोलेटेड। यही सिस्टम सही है सबके लिए। ठीक है, हाँ, कॉफ़ी इन थर्मो फ्लास्क। एक थर्मो फ्लास्क ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल एक्सचेंज ना हो पाए, ऐसा लेके आओ। वैसे तो अब इतना भयानक सा तो थर्मो फ्लास्क मिलता नहीं है, पर ऐसा हो कि ले आओ कि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी जो है क्या है, मास का एक्सचेंज ना हो सके, बिल्कुल भी, दोनों चीज़। इस वाले केस में एक भी चीज़ एक्सचेंज नहीं होगी, ना मास और ना ही एनर्जी। तो समझ जाओ वो आइसोलेटेड है, वो सिस्टम आइसोलेटेड है। ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं करने देता, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, हाँ। कब कब तो ओपन है ना, कब तो ऊपर ओपन रहता है ना। नहीं नहीं, ये पूरी तरह से बंद है। थर्मोप्लास्ट एकदम पैक्ड, बिल्कुल भी मास एनर्जी एक्सचेंज ना हो सके, तो आइसोलेटेड। और अपने आप को आइसोलेटेड ही रखना ही चाहिए। जैसे तुम अपना सिस्टम बना लो, कमरे में बैठ जाओ चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं, आपका छोटा सा कमरा है, उसमें बैठ के पढ़ने, आसपास कुछ नहीं, सिर्फ बुक है और तुम, वो आपका कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड। बाहर क्या चल रहा है, बाहर गाना चल रहा है, खाना बन रहा है, गेस्ट आए हुए हैं, दोस्त आया है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने सिस्टम में। और आसपास जो सराउंडिंग है, जैसे वॉल पे देख रहे हो तो सीधे लगा हुआ है, हाँ बढ़िया, ठीक है, ये ग्राफ, अच्छा ये कौन सा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इधर दिमाग लगा रहे हो, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब सिस्टम में सिस्टम तुमने बना रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया बस अलग से। ठीक है, प्रोसेस चल रहा है लेकिन तुम हो वहाँ पे, यानी सिस्टम है और सराउंडिंग। देख लिए, ये समझने वाली बातें हैं। बाकी ये सब तो अंदर, अभी इसकी कहानी अलग है, ये तो रिएक्शन के उस पर समझना है ना। देख लिया? तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू मास एंड एनर्जी एक्सचेंजेस, उसके अकॉर्डिंग हो गया सिस्टम। अब अगला है फेज के अकॉर्डिंग, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। लिख लिया? अगला है टाइप ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। वो सिस्टम ऐसा भी हो सकता है कि कंपोनेंट के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस, ठीक, और एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस है, ठीक। होमोजेनस में क्या होगा कि अपने पास
हाँ सेम फेज होंगे। हाँ जैसे मान लो अपने पास एक एग्जांपल था, शुरू इक्विलिब्रियम में बहुत तो दौड़ दौड़ के आ रहा था, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना रहे थे अमोनिया। ठीक है, ये भी गैस, गैस और गैस, सबके फेज सेम हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा होमोजीनियस। यहाँ लिख सकते हो फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम। यहाँ डिफरेंट हो, इसका केस एक बताओ कोई होमोजीनियस का। चलो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट गर्म, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। वाटर में CO2 बनेगा ना। अरे क्या लिखा मैंने, CO2। ठीक। ये कैसा होता है? सॉलिड, ये दोनों। तो यहाँ फेज चेंज हो गया। ठीक, तो ये हो गया होमोजेनियस। लिखा भाई, जल्दी लिखो, कुछ लोग सोने लगते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। लिख लिया? 3 टाइप का सिस्टम हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास कि मान लो कि एक ऐसा सिस्टम है, लिख रहे हो? जल्दी लिखो। तो एहतसाम खड़े हो, एक क्वेश्चन है, एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें नो चेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी, सॉरी मास एंड एनर्जी है, तो कैसा सिस्टम है? ओपन है, आइसोलेटेड है? क्या बात है, बैठो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नीट में, या फिर ऐसे आएगा कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, अब 4 ऑप्शन दे देगा, हीट एनर्जी बोथ चेंजेस, सॉरी मास एनर्जी बोथ चेंजेस, ठीक है, बोथ डजंट चेंजेस, या फिर एक चेंज होता है दूसरा चेंज नहीं होता है, ऐसे ऑप्शन सेट कर देगा। तो आइसोलेटेड पे क्वेश्चन बनता है। दोनों तरह से ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा समराइज कर ले। चलो, ओपन सिस्टम में क्या होता था बताओ? यहाँ पे क्या एक्सचेंज? ओपन में क्या एक्सचेंज? दोनों, बोथ, है ना, इसमें दोनों एक्सचेंज। और उसके बाद क्लोज में क्या होता था? क्लोज में किसका एक्सचेंज? सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज। ठीक, और इसमें हाँ, इसमें ना मास और ना ही एनर्जी, बस इतनी बात ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया तीनों सिस्टम का मैटर। चलो ठीक, आगे अब अगला आता है अपना, हाँ ये हो गया। ठीक, अगला आता है प्रॉपर्टी। ये बहुत, यहीं से कहानी स्टार्ट हो रही है ना। अभी तक तो सब देखा था, सब बोरिंग सा था, पर कहानी अब स्टार्ट होगी, जो कि है प्रॉपर्टी। सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट इन्वॉल्व हो उनकी प्रॉपर्टी, या फिर जो भी मैटर है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सिर्फ 2 टाइप की प्रॉपर्टी सबसे खास होती है। इन दोनों प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन में फिक्स यहाँ से आना इस पॉइंट से। ठीक, तो देखो अपने पास यहाँ पे 2 टाइप की प्रॉपर्टी है। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ, एक है इंटेंसिव। अब इसको समझो दोनों को, ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव है क्या? देखो एक्सटेंसिव ऐसा ना, इसका मतलब ही समझ रहा है। एक्स मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक,
और ये इसका मतलब हाँ इनसाइड आउटसाइड। क्या हुआ क्या हुआ मान क्या कह रहे हो? अरे इन्वॉल्व लिखना था, इनोव लिख गया। देखो बहुत सारे भावनाओं को समझने भी लगे, क्या बात। इनोवा इनोवा में डबल एन होता है। इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, अलग अलग आ गए हैं। लिख लो इसको, समझो अच्छे से। तो एक्सटेंसिव क्या है बेसिकली, ऐसा समझो कि हम जिसको बाहर से देख के आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। बाहर से देख के पता चलता है कि इसकी प्रॉपर्टी लगभग ऐसी होगी, इसमें अगर कम ज़्यादा कुछ करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट आएगा। इंटेंसिव इनर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको सब देख के आइडिया नहीं लगा सकते, उसको कुछ उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए जिससे पता लगा पाओ, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपने ले लिया एक ग्लास, ठीक भाई। अब ग्लास के अंदर दोनों प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव भी इंटेंसिव भी, ठीक। अगर इसको मैं तोड़ूँ, इतना पार्ट तोड़ दूँ और इसका मैं पूछूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो पढ़ा हुआ ना फिजिक्स के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू से शो करता है ना। बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन बताएगा? म्यू कितना होता है इसका? 1.5, यही होता है लगभग 1.5। वाटर का 1 होता है। तो अब ये है कि अब चाहे ग्लास आप कहीं से भी तोड़ो, इधर से उधर से उधर से कहीं भी, तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हर जगह सेम होगा। वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, कितना ज़्यादा कांच ग्लास ले लो, कम ज़्यादा थोड़ा छोटा सा पार्ट ले लो, ठीक, तो वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज नहीं होती। समझ रही हो बात? अच्छा, अब अगर ग्लास हमने लिया यहाँ पे कितने हैं, मान लो ये अपने पास रहा 5 किलो, ठीक है, और मार्केट से बढ़ा दो तो 10 किलो हो गया, तो वो किस में आ जाएगी? एक्सटेंसिव में। साफ साफ देख रहे हैं, कांच कितने किलो? 5 किलो, 10 किलो, जिसको हम बाहर से देख के बता सकते हैं 5 किलो ग्लास, 10 किलो ग्लास, ये है और ग्लास है, ठीक है, देख के बता सकते हो। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे नहीं बता सकते, वो तो पढ़ा हुआ है, तो आपको याद है 1.5। ऐसे अलग अलग का सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे मान लो डेंसिटी की बात कर लो, वाटर है, वाटर समझ में आता है, ये पानी है, एक कितने 500 ml 1 लीटर, पर उसकी डेंसिटी चाहे आप 10 ग्राम ले लो, 100 ml ले लो, 1 लीटर ले लो, सब जगह क्या होगी? डेंसिटी सेम होगी, फिक्स होगी ना। तो वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात क्लियर हुई? समझ गए? तो यहाँ एक बात नजर आई कि एक्सटेंसिव जो है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मास पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है, वो मास और अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो। A property that depends on मास बोल सकते हो या ब्रैकेट में लिख लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, है ना? सही है, वाइस वर्सा। ठीक है, लिख लिया? इसके बारे में लिख लेना, वाइस वर्सा लिख दिया मैंने। वही है कि इस पे डिपेंड नहीं करती है, वो करती है तो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अगला पॉइंट। अभी मैंने देखा कि मैंने कहा कि अगर मैं क्या करता हूँ, ग्लास लाता हूँ 5 किलो 10 किलो, तो उसको हम ऐड करके बता सकते हैं कि भैया ये 5 किलो था, 5 किलो और आगे कितना हो गया 10 किलो। तो ये कैसा होता है इसका नेचर? एडिटिव। इसको हम जोड़ घटा सकते हैं, एडिटिव इन नेचर। पर इसको नहीं जोड़ घटा सकता, इसमें क्या, इसमें भाई डेंसिटी उतनी है तो उतनी रहेगी भाई, चाहे जितना लीटर ले लो, 1 लीटर 10 लीटर 50 लीटर, पर डेंसिटी फिक्स तो फिक्स। तो ये क्या होता है? नॉन
एडिटिव इन नेचर। क्या होगा, इसको लिख सकते हो, छोटा है। हाँ, वाइस वर्सा मतलब ऐसा वैसा, मतलब जो चीज़ इधर से हो सकती है वो चीज़ इधर से हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है यार, हिंदी में थोड़ा। हाँ हाँ, इसका जैसे लिखा प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन मास, तो उसको लिखा प्रॉपर्टी दैट डोंट डिपेंड ऑन मास, दैट डजंट डिपेंड ऑन मास। जैसे एडिटिव इन नेचर है, नॉन एडिटिव नेचर, ये भी वाइस वर्सा वाला केस हो गया है ना, मतलब एक अपोजिट दूसरे का, वही वाइस वर्सा लिख देते हैं। लंबा ना लिखना पड़े तो वाइस वर्सा लिख के कम खत्म कर देते हैं। ओके भाई, चलो भाई, अब इस पे खेलेंगे खेल। मैं दूंगा टर्म्स और आप बताओगे कि वो एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। ठीक, चलो ठीक है, लिख लो, पहले लिख लिया। चलो पहला आ गया, बहुत पढ़ाई की हो आप लोग। ये क्या है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव? बताओ सुभान, एक्सटेंसिव इंटेंसिव? इंटेंसिव ना भाई। किसी कोई भी सोल्यूशन लोगे, मान लो इस सोल्यूशन का पीएच हमने फिक्स कर दिया, वाटर मान लो, वाटर 7 होता है पीएच। अब वाटर आप 1 लीटर लो, 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, उसका पीएच क्या रहेगा, फिक्स, उसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई? हाँ, इंसेंटिव नहीं, इंटेंसिव, इंसेंटिव। ठीक, तो एक कैटेगरी ऐसे बना लो, यहाँ पे जो एग्जांपल आप लिख रहे हो उसके आगे उसकी कैटेगरी बना लो। इधर एक्सटेंसिव वाली प्रॉपर्टी बनी है, कैटेगरी है, और उस तरफ है इंटेंसिव। तो उसके सामने सारे एग्जांपल लिखते जाओ, क्योंकि बहुत सारे करने वाले हैं, 1 बाय 1 करते जाएंगे। ठीक, अच्छा, पीएच हो गया। अभी मैंने बात की थी मास की। मास क्या है एक हिसाब से? व्हाट इज मास? मास क्या है? अगर ऐसा समझ नहीं आया तो ये भी देख लेना कि हम उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एडिटिव है, अगर एडिटिव तभी वो किस में चला जाएगा, एक्सटेंसिव में। मास को ऐड कर सकते हो भाई, 5 किलो 5 किलो 10 किलो, ठीक है, तो किस में आ गई, एक्सटेंसिव में। वॉल्यूम किस में आएगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी ऐड किया जा सकता है, ये भी किस में आ जाएगी, एक्सटेंसिव में। हाँ, चार्ज को ऐड कर सकते हो, चार्ज ऐड हो जाता है, तो चार्ज भी अपना किस में आएगा, एक्सटेंसिव में। वेरी गुड, ठीक है। फिजिक्स का टर्म इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ देखो भाई, जैसे मान लो ये वाला एरिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, सेम ही तो होगा, जितना भी होगा। अब ये भी होगा लेकिन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ये भी डिपेंड करता है। अब इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इस एक हिसाब से आप इसको बोल सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो, घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगला बताओ, दैट इज हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या, इंटेंसिव कि एक्सटेंसिव? ऐसे कैसे, एक्सटेंसिव। क्या होती है हीट कैपेसिटी? अरे भाई, हमेशा वो ही नहीं लेके चलना है कि हाँ हाइट, ये भी तो देखो कि हम डिसाइड करते थे बाहर से कि नहीं। हीट कैपेसिटी निकलती कैसे है, फॉर्मूला। अब देखो यहाँ एक चीज़ और है, एक कॉन्सेप्ट और आएगा। बात सही है भाई, ऐसा अगर डिसाइड नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट ये आएगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि एक किसी की प्रॉपर्टी अपने पास एक्सटेंसिव है और दूसरी एक्सटेंसिव उसको डिवाइड कर रही है, एक्सटेंसिव, तो ये बन जाएगी इंटेंसिव। ये भी एक साइड में लगा लो, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू CM, शायद आई थिंक यही था, Q इक्वल्स टू CM था। C हीट कैपेसिटी होती है तो Q बाई M। अब यहाँ आया मास, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बनेगा। अगर किसी चीज़ को, ध्यान से देखो, Q तो एनर्जी हो गई, ठीक, हीट एनर्जी, और ये हो गया मास। तो यहाँ लिख लो, अगर कहीं भी किसी चीज़ से मास डिवाइड किया जा रहा है तो भी किस में चली जाएगी, इंटेंसिव में। ठीक, ये 2-3 पॉइंट्स बना लो इंटेंसिव निकालने के। तो इस तरह से हीट कैपेसिटी अपनी क्या है,
इंटेंसिव कि एक्सटेंसिव? ये तो एक्सटेंसिव है, ये मास होता है ना m, तो हीट कैपेसिटी का फिजिक्स वाले टर्म में है ये, क्या होगा ये? इस हिसाब से तो ये इंटेंसिव आ रहा है, बट ये है एक्सटेंसिव, ये हीट कैपेसिटी ही है। फिलहाल के लिए लोग मुझे याद नहीं आ रहा है, हीट कैपेसिटी अपनी एक्सटेंसिव ही है, एक्सटेंसिव। बाकी ये दोनों जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, एक पॉइंट नंबर 1, अगर मास से कोई डिवाइड होता है तो इंटेंसिव में चली जाएगी, ठीक। ये फार्मूला तो सही है, टर्म्स कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। अगर एक्सटेंसिव से एक्सटेंसिव डिवाइड होता है तो भी इंटेंसिव में चली जाएगी। ये 2 पॉइंट्स लिख लो। हाँ, हीट कैपेसिटी देखो, जो रुक जाओ, अभी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, तो मैं समझाऊंगा इस चीज़ को। अरे छोड़ो, टाइम चला जाएगा। देखो हीट कैपेसिटी भी देख लो, इस डिफरेंस छोड़ दो, मुझे याद नहीं है प्रॉपर्ली। इसका कुछ होता है कि हाँ 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ता है, वही होती है हीट कैपेसिटी, ठीक है। बस हीट कैपेसिटी को एक्सटेंसिव में लिख लो बस, ठीक। हाँ, तो ये स्पेसिफिक होगा फिर ये फार्मूला ना, वहाँ मास से डिवाइड किया गया होगा। रुक जाओ भाई, देखो ये जो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हो, ये मास है अपने पास, मास से डिवाइड मतलब किसी चीज़ को अगर मास से डिवाइड करो तो किस में चली जाती है? इंटेंसिव में। अगर मोल से भी करोगे तब भी वो इंटेंसिव में जाएगी। देखो लिख लो इसको, क्या था अपना, कोई भी यहाँ पे मान लो अपने पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई क्वांटिटी है ऊपर, कोई भी क्वांटिटी ऊपर है, क्वांटिटी, इसको हम चाहे डिवाइड कर दें मास से और चाहे डिवाइड कर दें मोल से, ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटेंसिव, ठीक। और दूसरा वाला अपना एक्सटेंसिव से एक्सटेंसिव डिवाइड करोगे तो ये भी इंटेंसिव में कन्वर्ट होगी। ये 2 बात नोट कर लो, है कुछ नहीं बनेगी, वो एक्सटेंसिव नहीं बनेगी। वही डेंसिटी को डेंसिटी डिवाइड करके क्या मिलेगा? मान लो वाटर की आपकी डेंसिटी है, ठीक है, फिर डेंसिटी से डिवाइड करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका। देख लिया, ये 2 कैटेगरी हो गई। वैसे तो एक्सटेंसिव पहचान सकते हैं, बाकी अगर इस तरह से निकालना पड़े तो निकाल सकते हैं। चलो अब अगला टर्म बताओ, टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव? कितने लोग एक्सटेंसिव बता रहे हैं, कितने लोग इंटेंसिव? एक्सटेंसिव कैसे? उसको बढ़ा सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर अगर यहाँ मान लो 25 सेंटीग्रेड है तो 25 जोड़ के 50 हो जाएगा, मतलब इतने एरिया का इतना, ठीक। ये इंटेंसिव है, ठीक, इंटेंसिव। देखो ऐसा है कि सुनो, यहाँ पे कोई ऐसा जैसे फॉर्मूले समझ गए कि भाई एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव डिवाइड कर लिया, इंटेंसिव बन गया, मास से डिवाइड कर दिया, इंटेंसिव बन गया। ऐसा कोई रूल नहीं है इसका कि हम ऐसा लगा लेंगे हमारा आ ही जाएगा। कुछ आपको देखना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ सेंस से निकालना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो बस देख लो कैटेगरी में, उसको बना लो, आप लिस्ट पूरी बना लो कि हाँ ये सारी प्रॉपर्टी आती हैं इंटेंसिव में, ये सारी आती हैं एक्सटेंसिव में, क्योंकि ऐसा कुछ रूल नहीं है। मान लो डेंसिटी आप जानते हो, आपने देख लिया कई बार, डेंसिटी आपने देखी, आपको याद हो गई। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी कहीं हर जगह चेंज नहीं होती। अगर वाटर हमने एक गिलास लिया है तो उसमें हर जगह डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। पर ऐसे कोई और टर्म इस्तेमाल कर दिया जाए, चलो मान लो मैंने बोल दिया गिब्स फ्री एनर्जी। अब बताओ, लगाओ, कौन सा दिमाग लगाओगे यहाँ? अब इसमें कौन सा माइंड लगा के बताओगे कि ये एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? अब यहाँ कोई चीज़ काम नहीं करने वाली, ना तो वो डिवाइड वाली, ना तो मास वाली, कुछ नहीं। तो ऐसे भाई कुछ रट्टा भी मानना पड़ेगा, समझे? बाकी धीरे धीरे टर्म्स आगे बढ़ेंगे, जब पूरी चीज़ कवर हो जाएगी, पूरी फिजिक्स कवर हो गई, पूरी केमिस्ट्री कवर हो गई, तब जब सब सारे टर्म से जहाँ जो पढ़ना होगा वहाँ अवेयर हो जाओगे तो आप खुद समझ जाओगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा?
अभी तो जुगाड़ से ही याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसमें जितने भी अभी टर्म इस्तेमाल किए थे मैंने स्टार्टिंग में, ठीक, जितने भी इस चैप्टर में जितने भी टर्म इस्तेमाल किए, एंट्रोपी लिख लो इसको जुगाड़ से, वो सब के सब क्या होंगे, एक्सटेंसिव होंगे। एक्सटेंसिव में कौन कौन से अपने पास, एंट्रोपी, ठीक है, मास वास तो हो ही गया, और उसके बाद क्या था भाई, एंथैल्पी, मैंने इसका भी नाम लिया गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसे इसको कुछ ऐसे याद करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले से याद करना पड़ेगा, कुछ निकाल ले जाओगे, तो ये सब देख लो। तो देखो यहाँ जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी सब एनर्जी के टर्म है ना। तो जैसे मान लो हमने गलती से दे दिया काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव, यानी एनर्जी वाले टर्म्स भी इसमें आएंगे। इसमें अपने पास जैसे हीट, ठीक है, वर्क भी एक तरह की एनर्जी है, तो वर्क भी एक्सटेंसिव में आ जाएगी, ठीक है। वही वर्क किसमें आएगी, एक्सटेंसिव। ठीक है। बाकी मास जैसे मास हम समझ चुके हैं, देखो मास हम समझ चुके हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। अब मास से रिलेटेड जो भी कुछ आएगा वो क्या होगा, एक्सटेंसिव। अब बताओ जरा कौन कौन से टर्म हैं ऐसे जो मास पे डिपेंड करते हैं, बताओ, पढ़े हुए हो, वो भी भाई इसी बात है, एनर्जी आ गई तो समझ जाओ। हाँ बताओ भाई, जैसे आपने पढ़ा था मोल्स, है ना, मोल क्या होता है, ना मोल इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम अपॉन, तो यहाँ पे आया ये इस पर डिपेंड कर रहा, अगर ये मास पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब कैसी हो गई, एक्सटेंसिव। और कोई बताओ, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी। अब जैसे ये चीज़ आप पढ़े हुए हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है तो कर पा रहे हो। अब मोल फ्रैक्शन नहीं जानते तो कौन सा यहाँ डिवाइड करते हैं, या किससे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा के लगाते हैं। तो ऐसा ही है कि जैसे पढ़ते जाओगे जो टच में आ जाएगा वो आप खुद समझ जाओगे। लेकिन अब इस चैप्टर के दौरान जो भी टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, जो कुछ भी पूछ सकता है भाई, सीधे उसने दे दिया कि भाई एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ओनली एक्सटेंसिव, ओनली इंटेंसिव, या बोथ। तो भाई ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। लिख लिया। कोई ऐसा मामला बताओ जहां पे मास डिवाइड कर रहा हो, मास जहां डिवाइड कर रहा हो किसी को, मोलैलिटी, बहुत समझ रहे हो। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आ रहे हैं वो सब के सब किस में जा रहे हैं, एक्सटेंसिव, ठीक है। लिख लिए। ठीक, हाँ क्या पूछो, पूछो भैया। हाँ यार ये भी बात सही है तुम्हारी, इंटेंसिव कैसे है ना। जैसे ये कहा गया कि अब वैसे तो मैं ऐसे बोल दूँ याद कर लो, ठीक, लेकिन समझाने की बात अब यही, एक एक चीज़ नहीं समझ पाओगे। फिलहाल टेम्परेचर समझाया जा सकता है, तो ऐसे समझ लो कि टेम्परेचर से मान लो किसी पर्टिकुलर एक जगह का टेम्परेचर, इतने का टेम्परेचर, जितना यहाँ होगा इतना यहाँ होगा, इतना यहाँ होगा, इतना यहाँ होगा। मान लो तुम यूपी में रह रहे हो, तो यूपी में क्या कहा जाता है, यहाँ का टेम्परेचर कितना चल रहा है, 43 सेंटीग्रेड चल रहा है, फिक्स है ये, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, हर जगह उतना ही है। अब इसमें अगर काट काट कर देखते अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, वहाँ का अलग, तो वो फिर एक्सटेंसिव में आ जाता है, समझ गए। और नॉन एडिटिव भी है, ऐड नहीं किया जा सकता कि मान लो इस वाले एरिया का 43 है, बगल में 43, दोनों ऐड कर दिया, ऐड कर लो, टेम्परेचर भी नॉन एडिटिव नेचर होता है, ठीक है। एक्सटेंसिव मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, मोलैलिटी, हाँ ये भी चेक कर लेना भैया। हाँ बताओ, डिवाइड करने पे बन रहा होगा फिर वाला फंडा। हाँ भैया देख लो, सारे टर्म किस में, इंटेंसिव में जा रहे हैं भाई। डिवाइड करके देखा जाए पहले, जैसे मोल अपना क्या था, ग्राम अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट ये थी एक्सटेंसिव और ये भी थी एक्सटेंसिव। हाँ तो ये फिर इंटेंसिव में जाएगा। हाँ भाई ये भी देखते रहना है, मैं तो जोश में आ गया थी। वही मैंने क्या बोला, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। देखो एक्चुअल में है ना कि इसको याद करना है अपने को, तो किसी तरह मिला के याद करना है। भाई ऐसा रूल नहीं है कि मैंने बता दिया भाई इंटेंसिव, अभी ये भी फेल हो जाएगा आपका जो एक्सटेंसिव टू एक्सटेंसिव है। कोई रूल नहीं है इसका, मतलब कुछ जगह काम करता है कुछ नहीं करता है। मैंने क्या बोला, जैसे अपनी कैटेगरी कर दी भाई, रुक जाओ, इसको लिख लिया सबने, बड़ा गड़बड़ हो गया। ये नहीं लिखा ना, अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। नहीं लिखा, इसको चेक कर लो यार। कंसंट्रेशन टर्म लग रहा है डिवाइड होकर सब उसमें जा रहा है, इंटेंसिव में जा रहा है ना सब। ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत ना लेना। एक चीज़ देखो यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूँ मैं कि जितने भी इंट्रोपी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सब किस में जा रही है, एक्सटेंसिव में। इनके आगे अगर मोलर लग जाए तो सब किस में चली जाएगी, इंटेंसिव में चली जाएगी। इसको भी लिख लो अपने हिसाब से। अगर मोलर इंट्रोपी पूछ लिया, मोलर इंथैल्पी पूछ लिया, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी पूछ लिया, मोलर हीट कैपेसिटी पूछ लिया, सब किस में चली जाएगी। तो इसका एक पॉइंट बना के लिखना। तो ये सब जुगाड़ से याद करना है भाई। बाकी ये है कि देख रहे ना, थोड़ा बहुत डिवाइड करके फ़ायदा हो जाए, मास से डिवाइड होकर फ़ायदा हो जाए। तो इतना ज़्यादा जितना यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हो रहा है यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हो गया हो गया। लिख लिया। तो ये अपनी खास बात हो गई। इंटेंसिव वाली जो एक्सटेंसिव वाली जो ये कैटेगरी देगा यहीं से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अगर मोलर लगा दिया तो किस में चले जाओगे। हाँ तो कुछ फेमस इंटेंसिव में और हैं, वो लिख लो ताकि आइडिया बना रहे। इंटेंसिव में थोड़े फेमस और हैं, वो भी 2-4 लिख लो। इंटेंसिव पीएस तो अपना हो ही गया फेमस, ठीक। आर्नेसन पोटेंशियल, आर्नेसन एनर्जी भी हो गई, फेमस है। और हाँ कंसंट्रेशन टर्म लिख लो यहाँ पे, जो कि अपने पास मोलैरिटी थी, मोल फ्रैक्शन था, और क्या था, मोल था, ठीक है। प्रेशर हो गया, हाँ प्रेशर है, और टेम्परेचर हो चुका है, जो हो गया। कुछ और नया चीज़ बताओ नया। रिपीटेड इंडेक्स लिख लिया। हाँ जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुका है, ठीक। एमएफ भी है। ऐसे बहुत सारे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के कितने सारे क्वांटिटीज़ हैं। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो पहला चैप्टर पढ़ाया गया होगा मेजरमेंट में से आपने क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी। कितनी क्वांटिटी पढ़ी है, पढ़े ही नहीं, पढ़ा होगा यार। 2 तरह की क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव क्वांटिटी और एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो भाई वहीं से अब जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मतलब उसका यूनिट क्या होता है, मोल। तो मोल तो सीधे किस में आ जाएगी, मोल सीधे किस में आएगी, एक्सटेंसिव में आएगी, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इतना मोल्स यहाँ, इतना मोल्स, टोटल कितने मोल, 5 मोल, 5 10 मोल किस में आ जाएगी, एक्सटेंसिव में, ठीक। लेकिन फिर अब यहाँ पे वाली कहानी लग रही है कि मोल को हम क्या लिख सकते हैं। आज देखो ऐसे कन्फ्यूज़न, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया है। वही एक्सटेंसिव वाली कहानी लग रही है, ठीक है। नहीं ठीक है, मतलब देख लेना भैया, इसे लिखा हुआ है कौन सी कैटेगरी बना लेना अपना, ठीक है। कोई भी रूल काम कर सकता है, मैं नहीं जानता, ठीक। अपना याद करना है तुम्हें, मैं भी भूल जाता हूँ। क्लियर है बस। तो ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव की प्रॉपर्टी हो गई है। बाकी कल से स्टार्ट करेंगे पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और वहीं से असली थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगी, ठीक। मतलब अभी तो आज ये हल्का फुल्का समझ लो ट्रेलर जैसा था, चैप्टर स्टार्ट हुआ, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सब देखा, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखे, इसके टर्म्स देखे। पर यह है अपनी कैटेगरी बना लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। हर बार जाके देख लो कि ये लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब आप कैटेगरी बना लीजिए कि ये वाले एक्सटेंसिव, ये वाले इंटेंसिव। मेरा कहना ये है कि ये वाले रूल जो है फेल हो जाते हैं, एक्सटेंसिव और डिवाइड बाई मास। तो मतलब कुछ जगह काम करता है, तो जो ऐसी दवा हो, तुक्के में जो काम करे वो दवा इस्तेमाल ना करें, असली वाली दवा इस्तेमाल करें। लिस्ट बना लीजिए, जैसे वो दवा अच्छी थी कि जितने भी टर्म्स में इस्तेमाल हुए, एंट्रोपी वो ठीक दवा है, मोलर लगा दो ठीक दवा है। ऐसी दवा का इस्तेमाल करें
ऐसी दवा कतई ना लगे, झोला छाप डॉक्टर से दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है।